आदर्श ने उस छोटे से मनके को ध्यान से देखा। वो एक हरी फली जितना बड़ा था और खून के रेशों से ढका हुआ था। ये छोटी सी गेंद आदर्श के शरीर के बीचों बीच थी, जहां से उसकी रेनडू एयर माई नसें गुजरती थीं। आदर्श ने देखा कि जब उसकी नसों की ऊर्जा इस खून की गेंद से गुजरती थी तो उसका कुछ हिस्सा वहीं ठहर जाता था। यह क्या था? अचानक उसकी भौहों के बीच कुछ क्यों बन गया था? आदर्श को अचानक कुछ याद आया। उसे महसूस हुआ कि यह खून की गेंद एक आंख जैसी दिख रही है। आंख? क्या यह हो सकती है स्वर्ग की आंख? जैसे ही ये आइडिया आदर्श के दिमाग में आया, वो चौंक गया। स्वर्ग की आंख एक इंसान की भौहों के बीच में होती थी। जब योद्धा एक खास साधना के स्तर पर पहुंच जाते थे तो वे अपनी स्वर्गीय आंख खोल सकते थे। उनके लिए यह करना आसान नहीं था। इसे पूरी तरह से खोलने से पहले उन्हें पहले स्वर्ग की आंख बनानी पड़ती थी। आदर्श को अपनी पढ़ी हुई किताबें याद आ गईं। उसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होने लगा कि उसके दिमाग में मौजूद ये खून की गेंद ही स्वर्ग की आंख है। जिन योद्धाओं ने अपनी स्वर्गीय आंख खोल ली थी, उन्हें अपने आसपास की चीजों के बारे में बहुत ही जबरदस्त फीलिंग आती थी। एक सामान्य योद्धा के साधना स्तर को बाहरी दिखावे से बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बार जब स्वर्ग की आंख खुल जाती थी तो कोई भी आसानी से समान स्तर के योद्धाओं के साधना स्तर को पढ़ सकता था। जब आदर्श पहली बार ज्योति और बूढ़े दुर्जय से मिला था तो बूढ़े दुर्जय ने एक नजर में ही आदर्श के साधना स्तर का अंदाजा लगा लिया था। वो ये भी बता सकते थे कि आदर्श तपस्वी शरीर ड्रैगन पल्स की स्टेट तक पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बूढ़े दुर्जय ने अपनी स्वर्ग की आंख खोल ली थी। स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग में भी आदर्श के साधना स्तर को पढ़ने की ताकत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति सामान्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इस तरह स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग को स्वर्ग की आंख खोलने वाला माना जा सकता था। स्वर्ग की आंख खोलना बहुत मुश्किल था। दिव्य रक्षक दल के हजारों परिवारों के कई युवान आधार क्षेत्र के योद्धा शायद अपनी स्वर्ग की आंख नहीं खोल पाते थे, या शायद वे उसे बना भी नहीं पाते थे। आदर्श ने पहले सोचा था कि स्वर्ग की आंख बनाने से पहले उसे युवान आधार क्षेत्र तक पहुंचना होगा और वो सिर्फ युवान आधार क्षेत्र के आखिरी चरण में ही उसे खोल पाएगा। लेकिन अब स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग को पचाने और बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से सोखने के बाद आदर्श ने यह प्रोसेस पूरा कर लिया था। अब वो युवान आधार क्षेत्र के शुरुआती चरणों तक पहुंचने से पहले ही अपनी स्वर्गीय आंख खोल सकता था। जिन योद्धाओं की स्वर्ग की आंख खुली होती थी, वे न केवल अपने पास आने वाले खतरों से सावधान रहते थे, बल्कि अवसरों को भांपने की उनकी एबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती थी। यहां तक कि उनकी लड़ाई की ताकत भी बढ़ जाती थी। उनकी तेज इंद्रियां दुश्मन की कमजोरी को पकड़ लेती थी और यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग सच में एक आदिम जड़ी बूटी है। आदर्श बहुत खुश हो रहा था। एक दिव्य जड़ी बूटी पाना और उसे पचाने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का मिलना, यह कहा जा सकता था कि सभी फैक्टर उसके पक्ष में थे। आदर्श को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसने पर्पल ब्लड के मध्य चरण में स्वर्ग की आंख का कंस्ट्रक्शन शाही परिवारों या एकल परिवारों के टैलेंटेड लोगों की तुलना में बहुत तेजी से किया था। स्वर्ग की आंख बनने के बाद आदर्श अपनी आंखें बंद करके भी अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ गया हो और इस रंगीन दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देख रहा हो। अपनी इंद्रियों से जमीन को देखते हुए आदर्श बता सकता था कि उसके आसपास कितनी बारीक बजरी और हड्डियों के कण हैं। वो बजरी और हड्डियों की हर दरार और बनावट को भी पहचान सकता था। आदर्श पत्थरों और हड्डियों की कमजोरियों को भी पहचान सकता था। अगर वो उन कमजोरियों पर हल्का सा भी प्रेशर डालता तो वे टूट जाते। जब आदर्श ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ने की कोशिश की तो वो जो दृश्य देखकर हैरान रह गया। पहले आदर्श की ऊर्जा विजन सिर्फ धुंधले प्रकाश बिंदुओं का एक ग्रुप था। ये प्रकाश बिंदु ऊर्जा के प्रतीक थे और आदर्श सिर्फ ये बता सकता था कि ऊर्जा कहाँ है और कहाँ ज्यादा मजबूत है। वो ऊर्जा किसका प्रतिनिधित्व करती है, इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब स्वर्ग की आंख का उपयोग करके और बैंगनी क्रिस्टल के साथ सब कुछ अलग था। आदर्श की ऊर्जा विजन में हर एक ऊर्जा की बूंद साफ थी और वे असली चीजों के रूप में विकसित हो गई थी। वहां पहाड़, बहता पानी और जंगल थे। आदर्श को अचानक समझ आया कि क्या हुआ था। इस दुनिया की हर चीज में ऊर्जा होती है, चाहे वो बर्फ का क्रिस्टल हो या चट्टान, उनमें ऊर्जा होती है। लेकिन चूंकि उनकी ऊर्जा कमजोर थी, इसलिए आदर्श उन्हें पहले पहचान नहीं सका क्योंकि उसकी इंद्रियां कमजोर थीं। लेकिन अब स्वर्ग की आंख बनाकर आदर्श इस दुनिया में सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ये फीलिंग एक चमत्कार जैसी थी। आदर्श इससे बहुत इंप्रेस हुआ। आदर्श को लगता था कि उसकी स्वर्गीय आंख खुलने से बैंगनी क्रिस्टल पर उसका कंट्रोल भी बढ़ जाएगा। अगर वो जंगल के दिव्य हॉल में जाता तो जब वो चिमेरा की ऊर्जा को सोखने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करता तो उसका क्या रिजल्ट होता। आदर्श के होंठ खुशी से हिल रहे थे क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था। वो वैभव दिव्य शहर वापस जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। आदर्श जमीन से उछल पड़ा। अब उसने स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग की ऊर्जा को पूरी तरह से पचा लिया था। स्वर्गीय नेत्र मन का बनाते समय उसके पूरे शरीर में जिनसेंग की शुद्ध यांग ऊर्जा समा गई थी। अपने शरीर के अंदर देखने पर उसका खून एक हल्की सुनहरी परत से ढका हुआ लग रहा था।
उसने अपनी मुट्ठियां कसी और उसके जोड़ों से आवाज आई। शुद्ध यांग ऊर्जा उसके शरीर के अंदर उबल रही थी और आदर्श महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत में जबरदस्त उछाल आया है। आदर्श हाल ही में पर्पल ब्लड के मध्य चरण में पहुंचा था। स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग की ऊर्जा के इस अवशोषण ने सिर्फ आदर्श के साधना स्तर को मजबूत किया था, इसलिए इससे उसके स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ था। लेकिन आदर्श के शरीर में इंटीग्रेट हुई शुद्ध यांग ऊर्जा ने उसकी ताकत को एक पायदान ऊपर बढ़ा दिया था। आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर एक उबलता हुआ ज्वालामुखी है जो अंतहीन ऊर्जा से भरा हुआ है और वो चाहता था कि वो फट जाए। हाथ में 1000 सेना कृपाण के साथ आदर्श ने लापरवाही से एक वार किया। एक तेजी से दिखाई देने वाला ब्लेड क्यू बाहर निकला। ब्लेड क्यू ने जमीन में लगभग 30 मीटर गहरी खाई खोद दी। आदर्श उस चाल की ताकत से बहुत खुश था। आदर्श के मन में एक आइडिया आया और उसने अपने सामान से फ्लोइंग मर्करी गाउन निकाला। आमतौर पर 200 कड़ाहों का वजन आदर्श के चलने फिरने की क्षमता पर भारी पड़ता था, लेकिन अब 200 कड़ाहों के साथ आदर्श को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने हल्के कवच की एक परत पहन रखी हो। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। आदर्श ने फ्लोइंग मर्करी गाउन का वजन बढ़ाकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 200 कड़ाहों से उसने इसे बढ़ाकर 300 कड़ाहों कर दिया और फिर 500 कड़ाहों तक। इतने भारी वजन से आदर्श के पैर मिट्टी में धंस गए। 500 कड़ाहों के वजन के साथ आदर्श को आखिरकार दबाव महसूस हुआ। हालांकि ये आदर्श की लिमिट नहीं थी। अगर ये ताकत का क्षणिक एक्सप्लोजन था तो आदर्श को लगा कि वो अपनी शक्ति को 600 कड़ाहों तक बढ़ा सकता है। आदर्श की आंखें चमक उठीं। वो आदिम जड़ी बूटी अपने नाम के लायक ही थी। जो चीज किसी मानव ऋषि का भी दिल पिघला सकती है, वो कोई साधारण चीज कैसे हो सकती थी। वैभव दिव्य साम्राज्य में, चाहे वो राज परिवार हो या एकल परिवार, इन परिवारों के युवा हीरो आदिम जड़ी बूटी जैसे रिसोर्स का एंजॉय करने के लायक नहीं थे। ये एक बर्बादी होती। लेकिन आदर्श के पास अब आदिम जड़ी बूटी, आदिम प्रजातियां और सभी खेती के संसाधन थे। वे सभी सबसे अच्छे थे। आदर्श टूटे हुए चंद्रयिन डिस्क व्यू की तरफ बढ़ा। अपनी 1000 सेना कृपाण से उसने नीचे की ओर वार किया। चट्टान खुल गई और 3 मीटर की गहराई पर आदर्श ने रक्त यांग फूल को खोद निकाला जो अपनी चमक खो चुका था। उस समय आदर्श का रक्त यांग फूल पर अटैक एक धोखा था, लेकिन फिर भी जब दिव्य नरकीय मन का फटा तो रक्त यांग फूल भी प्रभावित हुआ था और उसकी आत्मा बहुत ज्यादा नष्ट हो गई थी। अगर इसे 3 मीटर मिट्टी से सुरक्षित न किया गया होता तो रक्त यांग फूल टुकड़ों में टूट गया होता। आदर्श ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त रक्त यांग फूल को जेट बॉक्स में बंद कर दिया। आसमान की ओर देखते हुए दोपहर हो चुकी थी। आदर्श ने लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटियां तोड़ने का अभ्यास किया था। 3.5 दिनों में उसने सफलतापूर्वक स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग पा लिया था। वापस जाने का टाइम हो गया है। मुझे सरप्राइज है कि इनाम क्या होगा। किसी आदिम जड़ी बूटी को पाने पर भले ही वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो, दिव्य नगरी फिर भी एक बड़ा इनाम देती थी। ये एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिसे ऋषियों को पाना भी मुश्किल था। आदर्श इनाम के लिए एक्साइटेड था, लेकिन सब कुछ बताते समय आदर्श को अपने शब्दों को सावधानी से चुनना होगा। जब आदर्श स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग की ऊर्जा को पचा रहा था, तब वैभव दिव्य शहर में साधक अभी भी अपनी नियमित साधना कर रहे थे। वैभव दिव्य शहर के स्कूल ग्राउंड में युवाओं का एक ग्रुप चिलचिलाती धूप में सावधान की मुद्रा में खड़ा था। ये सभी युवा भारी भरकम ट्रेनिंग सूट पहने हुए थे। धूप में उनकी मांसपेशियों पर पसीने से हल्की चमक आ रही थी। युवाओं के इस ग्रुप का लीडर टकला प्रशिक्षक था। अभय, शाश्वत और जिजुन, जो आदर्श के राइवल या दोस्त थे, वे भी युवाओं के इस ग्रुप में शामिल थे। टकला प्रशिक्षक अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे और पैर फैलाए स्कूल ग्राउंड के बीच में खड़ा था। वो अपने सामने खड़े नए रंगरूटों का निरीक्षण कर रहा था। बैंगनी टंगस्टन की दीवार उसके पीछे थी। जब टकला प्रशिक्षक पहली बार इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए स्कूल ग्राउंड में लाया था तो ट्रेनिंग का मकसद बैंगनी टंगस्टन की दीवार में आदिम तीर डालना था। उस समय चाहे अभय हो या आदर्श, उनमें से कोई भी आदिम तीर अंदर नहीं डाल पाया था। टकला प्रशिक्षक ने पहले ही उन सभी को 1 महीने का समय दिया था। जो कोई भी बैंगनी टंगस्टन की दीवार में 3 आदिम तीर डाल पाएगा, उसे जंगल के दिव्य हॉल में 2 घंटे की साधना का समय मिलेगा। और अब 1 महीना पूरा हो गया था। अब इन नए रंगरूटों की ट्रेनिंग को जांचने का टाइम आ गया था। आज टकला प्रशिक्षक के नेतृत्व में नए रंगरूट स्कूल ग्राउंड में सुबह ही इकट्ठा हो गए थे। इन दिनों टकला प्रशिक्षक का प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसके कहे बिना कोई भी देर से आने की हिम्मत नहीं करता था। टकला प्रशिक्षक ने इन सभी टाइम पर आने वाले युवाओं पर नजर डाली और खुश हुआ, लेकिन एक पल रुका, उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। उसने भौहें चढ़ाई क्योंकि उसने देखा कि कोई गायब है, आदर्श नहीं आया था। ओह, आदर्श कहाँ है? टकला प्रशिक्षक ने जिजुन को बाज जैसी नजरों से देखा। टकला प्रशिक्षक को पता था कि जिजुन और आदर्श दोनों दिव्य शहर के दिव्य रक्षक दल से आए थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से जिजुन से आदर्श की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा। टकला प्रशिक्षक के सवाल पूछने पर जिजुन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदर्श के बारे में क्या कहे। आज के एवेल्युएशन के लिए जिजुन ने आदर्श को ढूंढा ताकि वे दोनों साथ में स्कूल ग्राउंड में जा सकें, लेकिन आदर्श अपने कमरे में नहीं था। जब उसे पता चला कि आदर्श कहाँ है तो वो हैरान रह गया।
नक्षत्र सेना के सदस्यों ने जब देखा कि आदर्श नहीं आया तो वे खुश हो गए। वे जानते थे कि टकला प्रशिक्षक बहुत सख्त है, जो कोई भी उसके आदेशों के खिलाफ जाएगा उसे रिजल्ट भुगतने होंगे। आदर्श मुसीबत में पड़ने वाला था। आदर्श ने पहले उन सभी को पीछे छोड़ दिया था, इसलिए वे उसे मुसीबत में देखकर खुश थे। यह आदर्श सच में इंटरेस्टिंग है। काम चुनते समय सब लोग या तो मुकाबला करना या जालसाजी चुनते थे, लेकिन सिर्फ उसने जड़ी बूटी चुना जो सिर्फ लड़कियां करती हैं। उसने प्रशिक्षक केदार का एग्जाम भी छोड़ने की हिम्मत की। एक नक्षत्र सेना के सदस्य ने अपने दोस्तों को चुपके से बताया, हाँ, वो तो बस मौत को दावत दे रहा है। मुझे नहीं पता आदर्श क्या सोच रहा है। साफ है कि उसकी नींव मजबूत है। अगर वो सीरियसली मेहनत करे तो अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन उसे खुद को नीचा दिखाना पड़ा। 1 महीने तक जड़ी बूटियां चुनने से उसे कितनी ताकत मिल सकती है। उस समय तो वो एक आदिम बाण भी नहीं डाल पाता था। मुझे शक है कि इस बार वो ऐसा कर पाएगा। नक्षत्र सेना के सदस्यों के बीच बातें होने लगीं। वे टकला प्रशिक्षक की जरूरत के हिसाब से 3 आदिम तीर तो नहीं डाल पाए, लेकिन मुश्किल से 1 ही डाल पाए थे। उनके कुछ सबसे मजबूत लोग ही 3 तीर डाल पाए थे। पिछले महीने उन्हें अपने सीनियरों ने खूब पीटा था। इस मौत जैसी साधना ने उन्हें कितना आगे बढ़ाया है। मैं तुमसे पूछ रहा था, आदर्श कहाँ है? टकला प्रशिक्षक ने जिजुन की हिचकिचाहट को देखा और धीरे धीरे उसकी भौहें तन गईं। वो गुस्से में जलते हुए शेर की तरह था। जिजुन ने मजबूरी में सच बताया। प्रशिक्षक को जवाब देते हुए 3 दिन पहले आदर्श ने जड़ी बूटी चुनने वाले ऑफिस में लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने के लिए अप्लाई किया था। अब उसे अभी भी जड़ी बूटी वाले पहाड़ पर होना चाहिए। जब जिजुन ने ये शब्द कहे तो सभी लोग चौंक गए। क्या उसने लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने के लिए अप्लाई किया था? आदर्श ने टकला प्रशिक्षक द्वारा 1 महीने पहले तय किए गए एवेल्युएशन दिन को इग्नोर कर दिया था और वो अभी भी जड़ी बूटी के पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुन रहा था। जड़ी बूटी वाले पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुनना। लोग असमंजस में थे कि हंसें या रोएं। आदर्श को वो काम कितना पसंद था। उसने 7 दिनों तक जड़ी बूटियां चुनने के लिए बाकी सब कुछ इग्नोर कर दिया। क्या जड़ी बूटी चुनना इतना एडिक्टिव था? उनमें से कई समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। आदर्श के अनुसार वह बचपन से ही जड़ी बूटियां चुनता रहा है। यहां तक कि जब वो दिव्य वन्य क्षेत्र के कैंप में आया तब भी वो जड़ी बूटियां चुनता रहा। उन्होंने पहले आदर्श का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये एक देहाती की आदत है। वे शब्द मूलतः एक मजाक थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आदर्श सच में ऐसा सोच रहा था। एक टैलेंटेड इंसान वैभव दिव्य शहर में किसान बनने आया। जिजुन के शब्दों को सुनकर टकला प्रशिक्षक के माथे पर, जिस पर एक निशान था, एक भयानक नस उभर आई। टकला प्रशिक्षक अब भी आदर्श की कद्र करता था। उसे लगता था कि आदर्श उसके चुने हुए लोगों में सबसे बेहतरीन है। हालांकि वो निनाद या विशांत से कमतर था, फिर भी अगले 3 सालों में स्वर्ग या पृथ्वी की रैंकिंग में शीर्ष 1000 में जगह बनाना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। हालांकि ये उपलब्धि शॉकिंग नहीं थी, फिर भी इसे काफी अच्छा माना गया था। पहले जब आदर्श जड़ी बूटियां चुनना चाहता था तो टकला प्रशिक्षक ने कोई दखल नहीं दिया था, लेकिन अब उसने वादा किया था कि जो कोई भी बैंगनी टंगस्टन की दीवार में 3 आदिम तीर डालने में सफल होगा उसे जंगल के दिव्य हॉल में एंट्री के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। ये इनाम एक बहुत बड़ी डील थी। आदर्श ने जड़ी बूटी चुनने का काम चुना था। इसके पीछे टकला प्रशिक्षक को लगा कि उसके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जंगल के दिव्य हॉल में एंट्री का मौका गंवा दे तो वैभव दिव्य नगरी में रहने का क्या मतलब था। टकला प्रशिक्षक ने आदर्श वाली बात को इग्नोर कर दिया। उसके लिए आदर्श बस एक अच्छा रंगरूट था। बस वैभव दिव्य नगरी में आदर्श से भी बेहतर कई टैलेंटेड लोग थे। एक आदर्श को खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। सब लोग सुनो, मैंने 1 महीने पहले कहा था कि अगर कोई इस 1 महीने में बैंगनी टंगस्टन की दीवार में 3 आदिम बाण लगा देगा तो मैं उसे निर्जन दिव्य हॉल में 2 घंटे की साधना का इनाम दूंगा। मैं जो कह रहा हूं वही सच है। आज के एवेल्युएशन में मुझे तुम्हारे पिछले महीने की साधना के रिजल्ट दिखाओ। टकला प्रशिक्षक के शब्दों ने युवाओं को एक्साइटेड कर दिया। वैभव दिव्य शहर में पिछले महीने का एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही यूनिक था। 1 महीने पहले इनमें से कई युवा अमीर और बड़े परिवारों के छोटे मालिक थे। वे सभी बहुत घमंडी थे, लेकिन दिव्य वन्य कैंप में आने के बाद उनकी जिंदगी लगातार मारपीट से भरी हुई थी। उन्हें तब तक पीटा जाता था जब तक उनकी हड्डियां टूट नहीं जाती, उनकी नसें फट नहीं जाती और गंभीर चोटों से उन्हें खून की उल्टी नहीं होती। पिटाई के बाद वे कोई मेडिसिन खाते थे और जब वे ठीक हो जाते थे तो फिर खड़े होकर पिटाई सहते रहते थे। बैटल पार्टनर होने के नाते वे जवाब में हमला कर सकते थे। शुरुआत में वे इस बात से एंग्री थे और जिन सीनियर साधकों के साथ वे लड़ रहे थे उन पर जवाब में हमला करने की कोशिश करते थे। रिजल्ट ये हुआ कि उनकी और भी बुरी तरह पिटाई हुई। लगातार पिटाई के बाद वे मैच्योर हो गए और उनकी साधना का स्तर बेहतर हो गया। साथ ही इस 1 महीने की कठिन परीक्षा में उन्होंने अपना घमंड भी कम कर लिया था। ये कहा जा सकता है कि वे सचमुच मैच्योर हो गए थे। आज उनके परिश्रम के फल की परीक्षा का दिन था। जैसे ही गर्म खून वाले युवाओं का ये ग्रुप आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, आदर्श को टेलीपोर्टेशन सरणी के जरिए वैभव दिव्य शहर में वापस ले जाया गया।
वैभव दिव्य शहर के जड़ी बूटी चुनने के नियमों के अनुसार साधकों को शहर लौटने पर तुरंत जड़ी बूटियां सौंपनी होती थीं। इसका मकसद किसानों को जड़ी बूटियों का पर्सनल बिजनेस करने से रोकना था, जिससे उनकी कमाई में गड़बड़ी हो जाती थी। इस तरह आदर्श सीधे जड़ी बूटी ऑफिस चला गया। दोपहर का टाइम हो रहा था। आमतौर पर किसान जड़ी बूटियां सिर्फ रात में ही जमा करते थे। आखिरकार 25 ड्रैगन स्केल रन का किराया तय था। जड़ी बूटियां रात में जमा की जाएं या दोपहर में एक ही राशि कटती थी। जड़ी बूटियां चुनने का एक एक्स्ट्रा घंटा कमाई का एक एक्स्ट्रा घंटा होता था। यहां जड़ी बूटी चुनने वाले ऑफिस में आमतौर पर सन्नाटा पसरा रहता था। दोपहर होने के कारण आसपास कोई नहीं था। राय एक कुर्सी पर आलस से लेटी हुई थी। वो औषधीय टेक्स्ट के पन्ने पलट रही थी। राय असल में एक कीमियागर थी। जब वो वैभव दिव्य नगर में साधना कर रही थी तब उसने पुरुषों की रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग हासिल की थी। दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर राय ने किताब के ऊपर से दरवाजे की तरफ देखा। जो उसने देखा उसे देखकर उसकी भौहें तन गई। आदर्श ही वो इंसान था जो अंदर आया था। क्या तुमने 7 दिन की जड़ी बूटी चुनने की अवधि के लिए अप्लाई नहीं किया था? अभी तो सिर्फ 3.5 दिन हुए हैं, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? राय को अब आदर्श चिढ़ाने लगा। इस बच्चे की इंद्रियां तो तेज थीं और उसमें असाधारण प्रतिभा भी थी, लेकिन जड़ी बूटियां चुनने में उसकी लगन कम थी। उसके द्वारा दी जाने वाली जड़ी बूटियां दिन ब दिन कम होती जा रही थीं। जब आदर्श ने जड़ी बूटी चुनने का काम 7 दिनों तक जारी रखने के लिए अप्लाई किया था तो उसने सोचा था कि आदर्श सिर्फ काम पर आएगा, लेकिन खुद पर कोई मेहनत नहीं करेगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आदर्श की हालत उसकी उम्मीद से भी बदतर होगी। वो बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सका और 3.5 दिन पहले ही वापस आ गया। वो निराश थी। नमस्ते बहन राय। आदर्श जड़ी बूटियों की टोकरी पीठ पर लादे हुए ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी। राय का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, लेकिन आदर्श को इसकी आदत हो गई थी। बहन राय, मैं देख रहा हूं कि आप एक किताब पढ़ रही हैं। आदर्श ने हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन राय की सख्त नजर ने उसे चुप करा दिया। राय चुप रही। उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब मेज पर फेंक दी और आदर्श को ठंडी नजरों से देखा। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने जड़ी बूटियों की टोकरी उतारी और काउंटर पर रख दी। 2 जेड बॉक्स जिनमें रक्त यांग फूल और स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग थे, जड़ी बूटियों की टोकरी में ही थे। तुम तो सच में जल्दी लौट आए। राय ने खाली सी दिख रही जड़ी बूटियों की टोकरी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। उसकी तीखी आवाज कानों को चुभ रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिल गया था। मुझे हर्बल एसेंस के नुकसान की चिंता थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। इसके अलावा मुझे कुछ और भी करना है। आदर्श के शब्द सच थे, लेकिन वे बहाने जैसे लग रहे थे। राय को आदर्श की पोल खोलने की जहमत नहीं उठानी थी। उसे लगा कि इस आलसी और आत्महीन युवक से कुछ भी कहना उसकी लाइफ की बर्बादी होगी। तुमने 7 दिन लगातार जड़ी बूटियां चुनने के लिए अप्लाई किया था। हर दिन 35 ड्रैगन स्केल रन मिलते हैं। अगर तुम जल्दी भी लौट आए तो भी मैं सारे ड्रैगन स्केल रन काट लूंगा, एक भी कम नहीं। लगातार जड़ी बूटियां चुनने के लिए अप्लाई करने से किराया भी ज्यादा हो जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आमतौर पर यह काम दिन में होता था, लेकिन लगातार जड़ी बूटियां चुनने से रात भर भी जड़ी बूटियां चुनी जा सकती थीं। सामान्य साधक दिव्य नगरी में साधना करते हुए रात बिताते थे, इसलिए बहुत कम साधक इसके लिए अप्लाई करते थे। ये तो एक्सपेक्टेड था। आदर्श को सिर्फ 200 या उतने ही ड्रैगन स्केल रन की चिंता नहीं थी। आदर्श के लापरवाह रवैये को देखकर राय को लगा कि वो सच में निराश है। आदर्श की जड़ी बूटियों की टोकरी उठाकर देखा तो वैसी ही स्थिति थी जैसी राय ने सोचा था। जड़ी बूटियों की टोकरी लगभग खाली थी। राय ने अचानक कुछ जड़ी बूटियां उठाईं। वो उन्हें तौलने से पहले सुखाने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां टोकरी में गईं, वे किसी सख्त चीज से टकरा गईं। जड़ी बूटी बॉक्स। एक कीमियागर होने के नाते अपनी तेज इंस्टिंक्ट से राय ने तुरंत पहचान लिया कि वो कठोर वस्तु क्या है। वो थोड़ी चौंक गई और अपनी पतली उंगलियों से उसने झटके से डिब्बा खोल दिया। जब जड़ी बूटी का डिब्बा खुला तो उसमें एक लाल रंग की वस्तु थी। ये वस्तु बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी और खून से सने गूदे जैसी लग रही थी। ये है। राय की आंखों में एक पल के लिए अनसर्टेनिटी दिखी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। एक कीमियागर होने के नाते वो जड़ी बूटी को तुरंत पहचान नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि ये कम से कम स्वर्ग श्रेणी की एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी। जड़ी बूटी से उसे जो फीलिंग आई वो गलत नहीं हो सकती थी। राय ने लाल चीज उठाई और उसे पहचानने की कोशिश की। शायद वो मुट्ठी भर आकार का कोई फल था। शायद लाल फल का रस रिसने की वजह से ऐसा हुआ होगा। क्या ये हो सकता है? राय के चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया। उसने अपनी उंगली से गूदे का एक छोटा सा हिस्सा चखने से पहले उसे अपने होठों पर लगाया। उस मजबूत यांग और खून के स्वाद ने राय के अपने अनुमान की पुष्टि की। रक्त यांग फूल। और ये एक रक्त यांग फूल था जिसने फल पैदा किया था। मध्य श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी। राय ने अविश्वास से आदर्श की ओर देखा। तुमने सच में रक्त यांग फूल तोड़ा है? जब से राय ने दशकों तक चार्ज संभाला है, ये पहली बार था जब कोई साधक स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी लेकर आया था, और वो भी मध्य श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी। ये अमेजिंग था। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी।
आदर्श ने अपना सिर खुजलाया। स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी होने के कारण रक्त यांग पुष्प को पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन वैभव दिव्य नगर के लंबे इतिहास में ऐसे कई साधक हुए हैं जिनकी इंद्रियां तेज थीं और जिन्होंने स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटियां चुन ली थीं। सिर्फ निष्ठा जैसे सबसे अच्छे लोगों ने ही एक से ज्यादा इकट्ठी की थी। इसलिए इस रक्त यांग फूल के लिए आदर्श को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी। किस्मत। आदर्श की बात सुनकर राय की पलकें झपक गईं। अगर वो खुद भी गई होती तो भी स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी ढूंढना आसान नहीं था, और आदर्श ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए बस किस्मत जैसे एक छोटे से शब्द का इस्तेमाल किया था। ये रक्त यांग पुष्प स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटियों में से एक गुप्त प्रकार का फूल था। इसे सिर्फ किस्मत से कैसे पाया जा सकता था? राय ने आदर्श को गौर से देखा। वो दुखी थी। इस बच्चे में लगन और लगन की कमी थी, फिर भी वो एक रक्त यांग फूल तोड़ने में कामयाब रहा। ये उन साधकों के साथ कैसा न्याय था जो लगन से जड़ी बूटियां चुन रहे थे? ये सही नहीं था। तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है कि तुम्हें ऐसी जड़ी बूटी मिल गई, राय ने दुखी होकर कहा। एक आम इंसान के लिए सिर्फ किस्मत से रक्त यांग फूल चुनना इम्पॉसिबल था, लेकिन आदर्श जैसे तेज इंद्रियों वाले इंसान के लिए किस्मत के साथ रक्त यांग फूल चुनना आम बात थी। अभी ज्यादा खुश मत हो, ऐसी किस्मत बार बार नहीं मिलती, और ये रक्त यांग फूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। क्या तुम्हें जड़ी बूटी चुननी नहीं आती? तुमने इसे वाकई बहुत बुरी हालत में तोड़ा है। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें इसकी कीमत का 1/3 ही दूंगा, राय ने ठंडे स्वर में कहा और लगातार आदर्श को दबा रहा था। जड़ी बूटी की कीमत तय करने का उसे पूरा अधिकार था, लेकिन वो आदर्श को और ज्यादा ड्रैगन स्केल रन नहीं देना चाहती थी। बेहतर होगा कि ये रन उन लोगों को दिए जाएं जिनमें प्रतिभा की कमी है लेकिन जो कड़ी मेहनत करते हैं। जैसे ही राय ने यह कहा, वो दूसरा जेड बॉक्स खोलने के लिए आगे बढ़ी। पापा, एक हल्की सी आवाज के साथ हरा कवर खुला। उसमें से एक सूखी और टूटी हुई चीज निकली जो गाजर जैसी दिख रही थी। एक और खराब जड़ी बूटी। राय गुस्सा हो गई। आदर्श की जड़ी बूटी चुनने की मेथड स्वर्गीय खजानों को बर्बाद कर रही थी। उसने कितनी अच्छी जड़ी बूटियां नष्ट कर दी थीं। क्या तुम अंधे हो? क्या जड़ी बूटियां चुनते समय ज्यादा सावधानी नहीं बरत सकते? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक बार खराब हो जाने पर? जैसे ही राय आदर्श को डांटने ही वाली थी, वो रुक गई। उसके शब्द उसके गले में अटक गए। वो एक कुड़कुड़ाती हुई मुर्गी की तरह थी जिसका अचानक गला घोंटा जा रहा हो। राय आंखें फाड़े घूर रही थी। उसने फिर से जेड के डिब्बे में सूखी और फटी हुई बदसूरत गाजर जैसी दिखने वाली जड़ी बूटी को गौर से देखा। लगभग 10 सेकंड तक ध्यान से देखने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे स्तब्ध हो गया। उसकी आंखें कठोर हो गईं और उसका दिमाग खाली हो गया। ये है? राय को लगा जैसे उसके दिल पर बर्बरता से वार किया गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका खून बहने लगा। वो हक्के बक्के उसे देखती रही। उसके दिमाग में एक बिल्कुल हास्यास्पद और अविश्वसनीय निष्कर्ष आया। आदिम जड़ी बूटी? एक 12 साल के बच्चे द्वारा दी गई सूखी दिखने वाली जड़ी बूटी सच में एक आदिम जड़ी बूटी थी? ये कैसे हो सकता है? राय ने कांपते हाथों से हाथ बढ़ाया। जेड का डिब्बा उठाकर उसने ध्यान से उसके अंदर जड़ी बूटी को देखा। उसने हर छोटी जड़ को ध्यान से देखा। चाहे वो कितनी भी खोजबीन कर ले, वो अपने पहले के निष्कर्षों पर ज्यादा से ज्यादा श्योर होती जा रही थी। ये एक आदिम जड़ी बूटी थी। किताबों से तुलना करें तो ये स्वर्ग की बैंगनी यांग जिनसेंग ही होगी। एक बच्चा स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग चुनने में कामयाब रहा था। राय की गर्दन मानो जंग खा गई हो। उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी नजर स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग से इंच इंच करके आदर्श की ओर मोड़ी। ये एक सपना ही होगा। ये आइडिया राय के दिमाग में आया, लेकिन ये सपना इतना वास्तविक कैसे लग सकता है? एक इंसान योद्धा के रूप में वो कल्पना और रियलिटी के बीच कैसे उलझ सकती थी? उसने अपना सूखा मुंह खोला और आदर्श से पूछा, ये जड़ी बूटी तुमने चुनी थी? आदर्श ने सिर हिलाया। हाँ। कैसे? तुमने इसे कैसे चुना? शुभकामनाएं। जब राय ने आदर्श का ये सीधा सा एक्सप्लेनेशन सुना तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। इसे इस तरह समझाए तो क्या ये कोई गेम था? तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूं? राय ने दांत पीसते हुए आदर्श को जलती हुई आंखों से घूरा। साथ ही उसने जल्दी से जेट बॉक्स बंद कर दिया ताकि स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग का हर्बल एसेंस बाहर न निकल जाए। जाहिर है आदर्श को उम्मीद नहीं थी कि वो राय को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगा। जहां तक इस बात का सवाल था कि उन्होंने स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग को कैसे चुना, उन्होंने पहले ही एक कहानी तैयार कर ली थी। इसके लिए आदर्श ने पिछले कुछ दिनों से लाइब्रेरी में स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग के बारे में हर जानकारी ढूंढने में समय बिताया था। यहां तक कि कुछ कीमियागर जिन्होंने कभी स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग नहीं देखा था, भी स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग के ज्ञान में आदर्श से आगे नहीं निकल पाए थे। आखिरकार आदिम जड़ी बूटियां तो बहुत कम थीं। कुछ कीमियागरों ने शायद दूसरी आदिम जड़ी बूटियां देखी होंगी, लेकिन स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग न देखना बहुत सामान्य बात थी। ये जड़ी बूटी चुन पाना सचमुच इस जूनियर की किस्मत थी। ये कुछ इस तरह था। आदर्श ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी गढ़ी हुई कहानी में कुछ भी छूट न जाए। पिछले कुछ दिनों से ये जूनियर 60 जड़ी बूटी पहाड़ पर लगन से जड़ी बूटियां चुन रहा था।
कल देर रात ये जूनियर एक पहाड़ की चोटी के पास था। मैंने कुछ 100 मील दूर बिजली चमकती देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बारिश हो रही हो। लेकिन बारिश में जो बिजली चमकती है वो आमतौर पर नीले बैंगनी रंग की होती है, लेकिन ये बिजली खून जैसे लाल रंग की थी। लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर थी, मैं इसे ठीक से नहीं देख पाया। फिर भी मुझे लगा कि मैं गलत नहीं था। बचपन से ही मुझे अजीबोगरीब घटनाओं के लिए एक अकल्पनीय समझ और अंतर्ज्ञान रहा है। मुझे ये बिजली अजीब लगी, मानो कुछ असामान्य हो रहा हो। इसलिए मैं जांच करने के लिए वहां दौड़ा। मैं अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ा, लेकिन जब तक वहां पहुंचा बिजली गिरना बंद हो चुकी थी। मिट्टी और पौधों से मुझे उस जगह पर बिजली गिरने के साफ निशान दिखाई दिए। मैंने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा और मुझे आसपास एक यूनिक यिन यांग क्यूई मिली। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे बस कुछ किताबों में पढ़ा हुआ याद आया कि जब कोई खजाना दिखाई देता है तो वो कुछ घटनाएं पैदा करता है। इस आइडिया को दिमाग में रखते हुए और इस घटना को देखकर मुझे लगा कि शायद इसका किसी खजाने से कोई लेना देना है। इसलिए मैंने आसपास ध्यान से खोजबीन की। मैंने जमीन में 3 फीट तक खुदाई की और एक भी पत्ता नहीं छोड़ा। उसके बाद मुझे ये रक्त यांग फूल मिला। ये अंदर गहराई में दबा हुआ था और पहले से ही क्षतिग्रस्त था। इसका रस कीचड़ में मिल गया था, लेकिन फिर भी मैं इसे पहचान सकता था। जब मुझे स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटी मिली तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने जेड का डिब्बा निकाला और सोचा कि रक्त यांग पुष्प को सील कर दूं ताकि उसका हर्बल सार नष्ट न हो जाए। लेकिन अचानक मैंने पाया कि मेरे आसपास का माहौल बदल गया था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंतरिक्ष समय सुरंग से गुजरा हूं। मैं अचानक दिव्य वन के बीचों बीच पहुंच गया था। आकाश में गरज और बिजली चमक रही थी और चारों तरफ से बड़ी संख्या में बेसहारा जानवर मुझ पर टूट पड़े थे। मैं घबरा गया और मैंने लड़ाई में शामिल होने के लिए अपना 1000 सेना कृपाण निकाल लिया। हालांकि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सीन अचानक कैसे बदल सकता है? मेरी धारणा दूसरों से अलग रही है। यहां तक कि जब मैं छोटा था तब भी। मैं जल्दी ही शांत हो गया और अपने आसपास के माहौल को समझने लगा। मुझे अचानक लगा कि मेरी ओर दौड़ रहे जानवर असल में हैं ही नहीं। सब कुछ बस एक भ्रम था। मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो एक शानदार अस्तित्व था। इस समय मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में कुछ घुस गया हो। मैं लगभग पागल हो गया था, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अपनी पूरी ताकत से मैंने अपने मन में बची हुई आखिरी क्लैरिटी को बनाए रखा और अपने ताई कैंग धनुष से एक डेस्परेट तीर चलाया। इस तीर को मैंने विशेष रूप से मॉडिफाई किया था। मैंने इसके आगे के हिस्से में एक दिव्य नरकमणि जड़ दी थी जो मैंने पहले खरीदी थी। दिव्य नरकीय मन का? यह सुनकर राय अचानक बीच में बोल पड़ी। जाहिर है वो स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग की कमजोरी जानती थी। ये एक बड़ा कोइंसिडेंस था। आदर्श ने जो तीर पहले तैयार किया था वो स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग का श्राप था। आदर्श ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। मैंने सुना है कि दिव्य वन्य कैंप में मौत की दर बहुत ज्यादा है। चूंकि ये जूनियर मौत से डरता है, इसलिए मैंने जो ड्रैगन स्केल रन कमाए थे उन्हें मैंने किसी रक्षात्मक चीज से बदल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी यूज हो जाएंगे। मैं सचमुच बहुत लकी हूं। आदर्श को उसके पड़ोसी जैसे लड़के का रूप और बार बार किस्मत शब्द का जिक्र देखकर राय अपनी पलकें झपकने से नहीं रोक पाई। उसने दिव्य नरकवासी मन का इसलिए खरीदा था क्योंकि उसे मरने से डर लगता था। एक मध्य अवस्था वाले पर्पल ब्लड बच्चे के रूप में आपने सच में बचाव के लिए एक दिव्य नरकीय मनके का एक्सचेंज किया था। बिल्कुल शॉक्ड। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि यह दिव्य नरकवासी मन का सचमुच काम आया था। यह भाग्य तो बहुत ही हास्यास्पद था। आदर्श दिव्य नर्क मनका का जिक्र करने से नहीं डरता था। जहां तक चंद्र यीन सरणी और झिंगुर सरणी का सवाल है, उसने उनका जिक्र नहीं किया। यहां तक कि मोहिनी को भी नहीं पता था कि उसने 10,000 पैगोडा में क्या सामान खरीदा था। अगर फ्यूचर में लोग इसकी जांच पड़ताल भी करें तो भी 10,000 पैगोडा उसके पिछले जन्म की तरह कैशियर मशीन जैसा नहीं था। उसमें कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं था, तो कौन जाने कि उन लाखों आइटमों में से किसने क्या खरीदा। और तुमने सचमुच इस जड़ी बूटी को ऐसे ही मार डाला? राय ने पूछा। ऐसा ही था। उस समय मेरे मन की क्लैरिटी विशाल सागर में एक छोटी सी नाव की तरह थी। वो कभी भी गायब हो सकती थी। मैंने पूरी ताकत से उस तीर को चलाया। जहां तक दिशा का सवाल है, मैंने अपनी भावनाओं का फॉलो किया। मुझे नहीं पता था कि मैं किस पर निशाना साध रहा था। मुझे बस यही लग रहा था कि अगर मैंने तीर नहीं चलाया तो मेरी जान जा सकती है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। उस विस्फोटक लहर ने मुझे जोर से धकेल दिया और मैं लगभग बेहोश हो गया। बेहोश होने से बचने की कोशिश करते हुए मैंने अपने आसपास ढूंढना शुरू किया। मुझे अंदाजा हुआ कि किसी भयानक चीज ने मुझ पर अटैक किया है, इसलिए मैं जानना चाहता था कि वो क्या है। मेरा आसपास का इलाका झुलसी हुई जमीन में बदल गया था। रक्तयांग फूल फिर से मिट्टी में दब गया था और उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। अपनी समझ से मैंने ध्यान से खोजा और हर पत्थर को पलटा और आखिरकार मुझे 3 फीट गहरी गाजर जैसी एक चीज मिली।
ये देखने में तो आकर्षक नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये कुछ अद्भुत है। आदर्श की कहानी सच और झूठ के मिक्सचर से गढ़ी गई थी, लेकिन उसमें सब कुछ किसी न किसी तथ्यात्मक आधार पर आधारित था। राय ने कहानी ध्यान से सुनी। जब आदर्श ने कहानी खत्म की तो उसने उसे अजीब नजर से देखा। आदर्श ने जिस तरह से कहा, उसके अनुसार आदर्श का भाग्य वास्तव में हास्यास्पद था। आदर्श ने कहा कि उसने कुछ 100 मील दूर से जो बिजली देखी थी वो संभवतः स्वर्गिक आपदा थी। बड़ी संख्या में आदिम जड़ी बूटियां धीरे धीरे विकसित होंगी, लेकिन कुछ आदिम जड़ी बूटियां ऐसी भी थीं जो अलग अलग प्रकार के विदेशी लकी चांस के जरिए एक छोटी स्वर्गीय आपदा पैदा करेंगी। यह स्वर्गीय आपदा अप्रत्याशित थी और यह अक्सर आदिम जड़ी बूटी को अचानक ही पकड़ लेती थी। ऐसी स्वर्गीय आपदा इसके विकास को और ज्यादा गहरा बना देगी, लेकिन अगर ये खतरे से बचने में कामयाब न हो पाए तो ये नष्ट हो जाएगी। पुरानी किताबों के अनुसार आदर्श ने जो खून जैसे लाल रंग की बिजली देखी वो स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेंग की स्वर्ग आपदा की एक खास खासियत थी। एक आपदा से बचकर ये वो पॉइंट था जहां आदिम जड़ी बूटी सबसे कमजोर थी। इस पॉइंट पर आदिम जड़ी बूटी की छिपने की एबिलिटी, अटैक पावर और भागने की एबिलिटी सभी बहुत कम हो जाएंगी। किसी आपदा से बचने के बाद एक आदिम जड़ी बूटी धीरे धीरे ठीक होने के लिए छिप जाती है। ये स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग संभवतः ऐसा ही करता, लेकिन आदर्श को इस समय सामने आना था और उस रक्त यांग फूल को खोजना था जिसे वो पोषण दे रहा था। आदर्श का एक्सप्लेनेशन सुनकर राय को लगा कि यह विपत्ति बहुत अचानक आई। इस स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग ने घबराहट में रिएक्ट किया होगा, जिसके रिजल्ट में वो बहुत कमजोर हो गया होगा। इस समय रक्त यांग फूल जो इसे जल्दी से ठीक होने में मदद कर सकता था, स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो आदर्श को रक्त यांग फूल कैसे चुराने दे सकता था, इसलिए उसने अपनी गंभीर चोटों को इग्नोर करके आदर्श पर हमला कर दिया। सही मायने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आदर्श अभी भी युवा था और उसकी साधना का स्तर कम था। भले ही स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग बहुत कमजोर हो गया हो, फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो आदर्श को संभाल सकता था। लेकिन आदर्श में असाधारण मानसिक मजबूती थी। कम उम्र में और अपने पर्पल ब्लड साधना स्तर के मध्य स्तर पर वो सच में भ्रम से बच सकता था। इससे स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग के पास आदर्श पर अपने मानसिक अटैक को बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिससे उसकी शुद्ध यांग के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ गया। लेकिन राय को सबसे ज्यादा हैरानी और घबराहट इस बात से हुई कि आदर्श अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करके भ्रम के अटैक से बच निकला। उसने पहले से तैयार किए गए दिव्य नर्क मन का बाण का इस्तेमाल करके स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग को मार डाला। ये बहुत हास्यास्पद था, लेकिन आगे सोचने पर एक गुरु द्वारा बनाया गया दिव्य नर्कवासी मन का आदर्श के गगन धनुष से एक पूरी ताकत का शॉट और एक गंभीर रूप से घायल और ओवरलोड हुए स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग के साथ आदर्श के लिए परिस्थिति को बदलना पॉसिबल हो गया। राय कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। आदर्श की बात अजीब लग सकती है, लेकिन अगर इस कहानी पर गौर किया जाए तो इसमें कुछ भी बेतुका नहीं था, और इसके अलावा यह समझाने का कोई और तरीका नहीं था कि आदर्श ने स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग पर कब्जा कैसे किया था। पॉसिबल है 13 साल से भी कम उम्र के एक बच्चे ने एक आदिम जड़ी बूटी पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली। ये तो बिल्कुल बेतुका था। ये सब लंबी दाढ़ी वाले कीमियागर इसे कैसे मान सकते थे? एकमात्र रहस्यमय चीज आदर्श का अंतर्ज्ञान था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वाभाविक रूप से तेज इंद्रियों के साथ पैदा होते हैं। विषम परिस्थितियों में उनके पास एक जादुई छठी इंद्री हो सकती है जो उन्हें सौभाग्य की ओर ले जाती है और उन्हें विपत्ति से बचाती है। यह अंतर्ज्ञान अक्सर जीवन रक्षक साबित होता था। राय ने अपने सूखे होठों को हिलाने से पहले आदर्श को घूरते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या खोद निकाला है? आदर्श ने सोचा और कहा, यह कोई आदिम जड़ी बूटी होनी चाहिए। दरअसल इस जूनियर को कुछ अटकलें थीं। इस जूनियर ने कुछ दिव्य वन्य भूमि की किताबें देखी हैं। उनमें बताई गई जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी मेरे द्वारा चुनी गई जड़ी बूटी से बहुत मिलती जुलती थी। चूंकि इस जूनियर को पता था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं पहले ही वापस आ गया। आदर्श की बातें सुनकर राय का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने पहले आदर्श को कहते सुना था, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोनस पाने में कामयाब रहा, मुझे हर्बल एसेंस के नुकसान की चिंता थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। उस समय उसे लगा कि आदर्श बस कोई कहानी गढ़ रहा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आदर्श सच कह रहा है और वो सचमुच एक स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग लेकर आया है। ये तथाकथित कुछ एक्स्ट्रा बोनस था। ये तो कुछ एक्स्ट्रा था। ये कैसा सांसारिक मजाक है? तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं बड़े साहब को रिपोर्ट करूंगा। राय को ये शब्द बोलने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी बोलने की एबिलिटी ही खो दी हो। राय के लिए एक साधक द्वारा आदिम जड़ी बूटी चुनना एक बेहद इंपॉर्टेंट घटना थी। वैभव दिव्य नगरी को बने हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ था। वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि इससे कैसे निपटे। ऑफिस के मैनुअल में किसी आदिम जड़ी बूटी के फायदों का जिक्र नहीं था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सोचते ही राय को अचानक याद आया कि जब आदर्श ऑफिस में आया था तो उसने पूछा था कि आदिम जड़ी बूटी चुनने पर क्या इनाम मिलेगा।
उस समय उसने सोचा था कि ये युवक पागल है और कुछ हद तक मंदबुद्धि है, लेकिन अब उसे अचानक महसूस हुआ कि वो मंदबुद्धि है। ये दुनिया सचमुच पागल हो गई थी। बुजुर्ग को रिपोर्ट करूं? आदर्श झिझका, मन ही मन समय गिन रहा था। बुजुर्ग को रिपोर्ट करने में कितना समय लगेगा? ओह, तुम क्यों पूछ रहे हो? राय एक पल के लिए हैरान रह गई। वैभव दिव्य नगर के सभी बुजुर्ग केंद्रीय दिव्य मीनार के भीतर रहते थे और उनमें से कई बंद कमरे में ट्रेनिंग ले रहे थे। राय के स्तर पर उसे नौकरशाही से गुजरना था, जिसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। बात यह है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कुछ काम है। क्या मैं अभी निकल सकता हूं? आदर्श यहां यूं ही इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे अभी भी टकला प्रशिक्षक का 1 महीने पहले दिया गया मूल्यांकन याद था। आदर्श मूल रूप से चंद्रयान दिवस पर समय पर पहुंचने के लिए आदिम जड़ी बूटी चुनने की तैयारियों पर पूरी तरह केंद्रित था। इसलिए उसने लगातार 7 दिनों तक जड़ी बूटी चुनने का अनुरोध किया और उसने मूल्यांकन छोड़ने की योजना बना ली थी। हालांकि आदिम जड़ी बूटी को पकड़ना और उसका अवशोषण करना आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रहा और वो 3.5 दिन पहले ही वापस आ गया। इसलिए आदर्श ने सोचा कि वो मूल्यांकन के लिए समय पर पहुंच सकेगा। जंगल के दिव्य हॉल में 2 घंटे की साधना का समय 1000 ड्रैगन स्केल रन के बराबर था। 100 या 2 ड्रैगन स्केल रन तो ठीक थे, लेकिन 1000 ड्रैगन स्केल रन खोने पर आदर्श को नुकसान महसूस होगा। यद्यपि आदिम जड़ी बूटी सौंपने पर उसे भारी इनाम मिलेगा, लेकिन वैभव दिव्य शहर में हर संसाधन ड्रैगन स्केल रन से खरीदा गया था, इसलिए उसे हर रन को बचाना था। क्या बात है? राय ने आदर्श से पूछा। इस समय आदिम जड़ी बूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? आदर्श ने राय को मूल्यांकन समझाया। ये सुनकर राय दुखी होकर बोली, ये सिर्फ 2 घंटे की साधना का समय है। मैं भी तुम्हें इनाम दे सकती हूँ। हो सकता है इस बार एल्डर तुमसे मिलना भी चाहें। जब आदर्श ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुआ। धन्यवाद बहन राय। पहले मैंने अफवाहें सुनी थी कि बहन राय तुच्छ है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि वे अफवाहें झूठी थीं। देखो, चूंकि बहन राय मुझे 2 घंटे की साधना का समय दे रही है, इसलिए प्रशिक्षक केदार का पुरस्कार न लेना बेकार होगा। अगर एल्डर मुझे देखना चाहते हैं तो मैं चाहे जो भी कर रहा हूं, तुरंत सब कुछ रोककर केंद्रीय दिव्य मीनार की ओर दौड़ पड़ूंगा। कुछ भी देर नहीं होगी, है ना? आदर्श लोगों का शोषण करने में माहिर था। उसने राय का ऑफर स्वीकार कर लिया और वो प्रशिक्षक केदार का ऑफर बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक ही बार में 4 घंटे की साधना का समय प्राप्त कर लिया था, जो 2000 ड्रैगन स्केल रन के बराबर था। राय अवाक रह गई। पहले तो उसे नहीं लगता था कि ये बच्चा इतना चालाक है, लेकिन सोचने पर पता चला कि अगर बड़े साहब उसे बुलाएं तो चाहे वो ऑफिस से आए या स्कूल से, दूरी लगभग बराबर ही थी और ज्यादा देर नहीं लगेगी। जहां तक इनाम की बात है, चूंकि राय ने ऐसा कहा था, वो उसे वापस नहीं ले सकती थी। आखिरकार आदर्श एक आदिम जड़ी बूटी वापस लाया था। क्या इतना बड़ा योगदान जंगल के दिव्य हॉल में 2 घंटे की साधना के बोनस इनाम से ज्यादा कीमती नहीं था? मैं तुम्हें 15 मिनट देती हूं, जल्दी से सब कुछ निपटा लो, राय ने सख्ती से कहा। लेकिन जिस तरह से उसने आदर्श को देखा, उससे उसके मन में उसके लिए एक स्पष्ट सराहना का भाव था। आदर्श की बात शायद लग सकती है कि यह सब किस्मत का खेल था, लेकिन उस समय उसके फैसले और अपनी समझ से उसने जो तीर चलाया था, उसे सिर्फ किस्मत से नहीं समझाया जा सकता था। यदि वो आदर्श नहीं होता और कोई और होता, तो वो व्यक्ति स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसिंग द्वारा मंदबुद्धि में बदल दिया जाता, जिससे ये एक खाली फसल बन जाती और एक सुनहरे मौके की भी बड़ी बर्बादी होती। धन्यवाद बहन राय। आदर्श मुस्कुराया और मुड़कर स्कूल के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। इस समय 10 मील दूर स्कूल के मैदान में प्रशिक्षक केदार के युवाओं का समूह अपना मूल्यांकन करवा रहा था। डालो डालो, एनर्जेटिक युवकों का एक समूह मानो जोश में चिल्ला रहा था। एक हट्टा कट्टा युवक एक आदिम बाण पकड़े हुए था। उसके माथे की नसें उभर आएं और उसने जोर से चिल्लाते हुए बड़ी मुश्किल से आदिम बाण को बैंगनी टंगस्टन की दीवार में घुसा दिया। डैंग! एक तेज धातु जैसी आवाज के साथ आदिम बाण का तीर का सिरा बैंगनी टंगस्टन की दीवार में मुश्किल से घुसा। यद्यपि ये थोड़ा अस्थिर था, फिर भी इसे डाला गया। आज के आकलन के अनुसार 100 सदस्यों में से लगभग आधे सदस्य बैंगनी टंगस्टन दीवार में एक आदिम बाण डाल सकते हैं। यह रिजल्ट 1 महीने पहले वाले से बिल्कुल अलग था। पहला कारण यह था कि 1 महीने के बाद ये लोग काफी परिपक्व हो गए थे। दूसरा कारण यह था कि 1 महीने पहले ही इन युवकों ने वन्य दिव्य हॉल में एंटर किया था और वजन के साथ 5 किलोमीटर तक मेंढक कूद लगाई थी, जिससे वे थक गए थे। लेकिन आज वे सभी बहुत अच्छी स्थिति में थे। भाई अभय, शाबाश, ये दूसरा तीर है, किसी ने चिल्लाकर कहा। वो हट्टा कट्टा युवक जिसने आदिम तीर डाला था कोई और नहीं बल्कि अभय था। 100 लोगों में वो सबसे ताकतवर था। अभय के लिए पहला आदिम तीर डालना तो आसान था, लेकिन दूसरा तीर डालना ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। इसके बाद तीसरा तीर आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर था। इसे डालने से उसे 2 घंटे का साधना समय मिल जाता। अगर वो इसे नहीं डाल पाता तो ये सब विंडो से बाहर फेंक दिया जाता। अभय ने खुद को प्रोत्साहित किया। पिछले महीने में वो लोहार खाने में हजारों बार मेटल गढ़ चुका था। उसकी हथेलियां अनगिनत बार खुरदरी हो चुकी थीं।
ये सब उसने खुद को साबित करने के लिए किया था। आज भले ही वो तीसरा आदिम तीर डाल सके या नहीं, अभय को लगा कि वो विजेता है, क्योंकि उसने अपने पिछले स्वरूप को हरा दिया था। जैसे ही अभय कई गहरी सांसें ले रहा था और तीसरा आदिम तीर उठाने की तैयारी कर रहा था, किसी ने चीख मारी, क्या ये आदर्श नहीं है? ये आवाज सुनकर सब लोग मुड़े। स्कूल के मैदान से थोड़ी ही दूरी पर लिनेन के कपड़े पहने एक युवक चला आ रहा था। उस युवक के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। वो बहुत दयनीय लग रहा था। ये निश्चित रूप से आदिम जड़ी बूटी चुनने का रिजल्ट था। जब दिव्य नर्कवासी मन का फटा तो उसकी आघात तरंग आदर्श को भी लगी। आदिम जड़ी बूटी का सार सोखने के बाद वो वैभव दिव्य नगर की ओर वापस भागा और उसके पास साफ करने का समय नहीं था। ये जड़ी बूटी चुनने वाला बच्चा अभी अभी वापस आया है। ओह! आदर्श को देखकर प्रशिक्षक केदार की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने देखा कि आदर्श का साधना स्तर बढ़ गया था। 1 महीने पहले वो पर्पल ब्लड क्षेत्र के शुरुआती फेज में था, लेकिन अब वो पर्पल ब्लड क्षेत्र के मध्य फेज में था। प्रशिक्षक केदार, रिक्रूट आदर्श रिपोर्ट कर रहे हैं। आदर्श ने टकला प्रशिक्षक को मानक वैभव दिव्य साम्राज्य की सैन्य सलाम दी। तुम 1 घंटा लेट हो। प्रशिक्षक केदार ने आदर्श को सख्ती से देखा। बस इसी नजर से कई रंगरूटों के पैर नरम पड़ गए। माफ कीजिए प्रशिक्षक, पहले जब मैं जड़ी बूटियां चुनने जाता था तो मेरे पास समय नहीं होता था, आदर्श ने समझाने की कोशिश की। जब भीड़ ने यह सुना तो वे हंसने से खुद को रोक नहीं सके। जड़ी बूटियां चुनने में देर हो रही है। इस आदर्श ने अपनी जवानी और लाइफ जड़ी बूटियां चुनने में लगा दी थी। शायद यही उसकी लाइफ का मकसद था। वे समझ नहीं पा रहे थे। जड़ी बूटी चुनने का काम तो महिलाएं करती थीं, फिर आदर्श को इसमें इतनी इंटरेस्ट क्यों थी? हे आदर्श, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। चलो आज फिर मुकाबला करते हैं। मैंने पहले ही 2 आदिम तीर डाल दिए हैं। ये मेरा तीसरा तीर होगा। आदर्श को आते देख अभय ने अपने होंठ चाटे। अभय आज आदर्श को न देख पाने से निराश था। उसकी ताकत बढ़ गई थी और उसकी क्षमताएं निखर गई थीं। ये सब खुद को साबित करने के लिए था, और आदर्श सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी था। 1 महीने पहले आदर्श ने उसे कमजोर कर दिया था। आज वो आदर्श से आगे निकलकर अपना सम्मान वापस पाना चाहता था। आदर्श के बिना उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कॉटन पर मुक्का मार दिया हो। प्रशिक्षक केदार, मैं अभी अभी आया हूं, क्या मैं अभी भी मूल्यांकन में भाग ले सकता हूं? आदर्श ने कमजोरी से पूछा, टकला प्रशिक्षक के निर्देशों की प्रतीक्षा करते हुए। चूंकि वो बहुत देर से आया था, इसलिए टकला प्रशिक्षक को उसे मूल्यांकन से अयोग्य घोषित करने का पूरा अधिकार था। टकला प्रशिक्षक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ऊपर चलो। ये मत भूलना कि तुम वैभव दिव्य नगर में किस लिए आए हो। टकला प्रशिक्षक ने आदर्श को फिर याद दिलाया कि वो किसी बेकार काम के लिए अपनी साधना को कमजोर न करे। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श को जड़ी बूटियां चुनना इतना पसंद क्यों है। हाँ, चलो। सबसे ज्यादा उत्साहित व्यक्ति अभय था। कैसा लगा? 1 महीने की जड़ी बूटियां चुनने से तुम्हें काफी फायदा हुआ होगा। सुना है तुमने लगातार 7 दिन जड़ी बूटियां चुनने के लिए भी अप्लाई किया था। तुम जल्दी वापस क्यों आ गए? अभय ने आदर्श की तरफ मुस्कुराकर देखा। उसकी दोनों बाहें उसकी छाती पर क्रॉस करके रखी हुई थीं और वो लापरवाही से एक आदिम तीर पर टिका हुआ था। यह आदिम तीर उन 2 तीरों में से एक था जो उसने अंदर डाले थे। उसने 2 आदिम तीर डाले थे। एक बैंगनी टंगस्टन की दीवार में मजबूती से धंसा हुआ था, लेकिन दूसरा उतना मजबूत नहीं था। तीर की छड़ का दूसरा सिरा धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा था। फिर भी ये गर्व करने लायक रिजल्ट था। अभय उन 100 लोगों में से एकमात्र व्यक्ति था जो दूसरा आदिम बाण डालने में सक्षम था। काफी अच्छी फसल होने के कारण मैं जल्दी वापस आ गया, आदर्श ने सरलता से कहा। फसल? जड़ी बूटियां तोड़ते हुए तुम्हें भरपूर फसल मिली? हे अभय को यह बात मजेदार लगी। क्या कुछ जड़ी बूटियां तोड़ना काफी अच्छा माना जा सकता है? इसमें खुश होने वाली क्या बात थी? आदर्श, तुमने 1 महीने तक जड़ी बूटियां चुनी, इसलिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करना सही नहीं है। लेकिन चूंकि ये तुम्हारी पसंद है, इसलिए तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली फसल क्या होती है। अभय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पिछले 1 महीने में उसके हाथों के कई छाले फूट गए थे। उसका खून पसीने में मिल गया था। कपड़े के बीच से गर्म हथौड़ा पकड़े हुए दर्द असहनीय था। अभय के लिए यह यादगार होने के साथ साथ उसे गर्व से भी भर गया। यही तो इंसान का जीवन था ना। एक महिला की जड़ी बूटी चुनने की जीवन शैली की तुलना उसकी जीवन शैली से कैसे की जा सकती है? लेकिन आदर्श ने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कर लूंगा। मैं जल्दी में हूं और हो सकता है कोई थोड़ी देर में मुझे ढूंढ रहा हो। आदर्श ये कहते हुए उस बड़े मेटल के डिब्बे के सामने खड़ा था जिसमें आदिम तीर रखे थे। उसका लहजा सहज था, लेकिन इस लहजे ने अभय को भौहें चढ़ा दी। वो दुखी था। ऐसा लग रहा था जैसे आदर्श को इस आकलन की जरा भी परवाह नहीं थी। ही बच्चा, तुम खुद को क्या समझते हो? और कोई और भी था जो उससे मिलना चाहता था। वो कौन था? कोई और दवाई वाला बच्चा जिसके साथ वो जड़ी बूटियां तोड़ रहा था? वो निश्चित रूप से एक सेलिब्रिटी बन गया था और वो काफी व्यस्त था। अभय ने अपनी कलाइयां रगड़ी। उसने गहरी सांस ली और अपनी पीठ झुका ली। उसने तीसरे आदिम बाण को गले लगा लिया।
आज मैं आपको मेटल गढ़ने के लिए किए गए उस कठिन राक्षसी ट्रेनिंग के रिजल्ट दिखाऊंगा। अभय ने घुड़सवारी की मुद्रा में मजबूती से कदम रखा। उसके दोनों पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे। शरीर के निचले हिस्से को स्थिर रखते हुए उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से कंधों और फिर बाजुओं तक अपनी ताकत पहुंचाई। उसकी मांसपेशियां सूज गईं, एक के बाद एक नसें उभर आए। जैसे ही वो तीसरा आदिम बाण उठाने के लिए चिल्लाने ही वाला था, उसने एक बहरा कर देने वाली डैंग ध्वनि सुनी। उसकी सांस लगभग रुक गई। क्या बात, क्या बात? अभय ने पलटकर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पीछे एक आदिम तीर बैंगनी टंगस्टन की दीवार में मजबूती से धंसा हुआ था। तीर का सिरा अभी भी कंपन कर रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो अस्थिर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि जिस शक्ति से उसे डाला गया था वो बहुत ज्यादा थी। ऊर्जा को नष्ट करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो उसे बाहर निकालने के लिए केवल कंपन ही कर सकता था। ये कंपन किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है जो इसके बहुत करीब आ जाता है। आदिम बाण को कम से कम 3 फीट गहराई में डाला गया था। क्या? अभय हक्का बक्का रह गया। ये तीर आदर्श ने डाला था। उसने ये काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तीर डालने में उसे कम से कम 10 सेकंड या उससे ज्यादा समय लगा। तीर उठाने में उसे खास तौर पर काफी समय लगा क्योंकि उसे अपनी ताकत जुटानी पड़ी। लेकिन अभी तो उसने अपनी पीठ ही झुकाई थी और उसने तीर भी नहीं उठाया था, फिर भी आदर्श ने तीर डालना फिनिश कर दिया था। आदर्श पहले से ही बड़े मेटल के बॉक्स के भीतर दूसरा आदिम बाण चलाना शुरू कर रहा था और आदर्श को घेरे हुए कुछ युवा थे, मुंह खोले, बेजान सी हालत में। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि कैसे आदर्श ने अपने दोनों हाथों से पहला आदिम तीर ऐसे उठाया जैसे लकड़ी के लट्ठे उठा रहा हो। यह बिल्कुल सहज लग रहा था। फिर आदिम बाण तीर को पकड़े हुए उसने बैंगनी टंगस्टन की दीवार पर हमला किया और तिरछे कबाब की तरह उसने तीर को दीवार में गहराई तक घुसा दिया। शुरू से अंत तक आदर्श तीर पकड़े हुए एक बार भी नहीं हिला। स्थिर, शीघ्र, बलवान। लोग अभी भी स्तब्ध थे और इससे पहले कि वे संभल पाते, आदर्श ने पहले ही दूसरा आदिम तीर उठा लिया था। आदर्श की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग के अवशोषण से उत्पन्न ऊर्जा का गर्म प्रवाह उसके शरीर में उमड़ पड़ा। चूंकि वो पहले ही पर्पल ब्लड के मध्य फेज तक पहुंच चुका था, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाकर आदिम बाण डालने से उसे थकान नहीं हुई। इससे उसे एक सुखद एहसास भी हुआ। लेकिन जैसे ही वो दूसरे आदिम तीर को पकड़े हुए था, आदर्श अचानक रुक गया। लगता है ऊर्जा का कोई बेसुरी प्रवाह है। जब वो अपने शरीर की पूरी ऊर्जा का यूज कर रहा था, तो आदर्श को यह महसूस हुआ कि यद्यपि आदिम जड़ी बूटी द्वारा उसे दी गई शक्ति महान थी, लेकिन ये बिना लगाम के घोड़े की तरह थी जिसे नियंत्रित करना उसके लिए कठिन था। वो हमेशा अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए साधना तकनीक ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट का यूज करते रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पाया कि ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट में कुछ कमियां थीं। आदिम जड़ी बूटी की ऊर्जा बहुत प्रबल थी। चूंकि ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट पर्पल ब्लड क्षेत्र से पहले की एक साधना तकनीक थी, इसलिए ये और भी अपर्याप्त होती जा रही थी। जब आदर्श रुका तो भीड़ और भी अधिक अवाक हो गई। आदिम बाण को उठाना मुश्किल था। आदिम बाण के वजन के कारण उनकी भुजाएं टूटने जैसी लगती, इसलिए एक बार बाण उठाते ही वे ऊर्जा बचाने के लिए बाण डालने के लिए दौड़ पड़ते। उनमें से कोई भी आदर्श जैसा नहीं होगा जिसने ब्रेक लेते हुए तीर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइफ के अर्थ पर विचार कर रहा हो। ये तो बहुत ज्यादा अत्याचार है। जैसे ही लोग इस बारे में सोच रहे थे, आदर्श को मानो अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दूसरा आदिम तीर उठाया और बैंगनी टंगस्टन की दीवार पर हमला कर दिया। डैंग! दूसरी तेज आवाज के साथ दूसरा आदिम बाण मजबूती से अंदर घुस गया। पुनः तीर का सिर 3 फीट से अधिक गहराई तक धंसा हुआ था और उसकी पूंछ हिंसक रूप से हिल रही थी। कुछ ही दूरी पर टकला प्रशिक्षक भी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गया। ये बच्चा क्या कर रहा है? वो तो 1 महीने से जड़ी बूटियां चुन रहा था, फिर उसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? हालांकि इसका पर्पल ब्लड के मध्य फेज तक पहुंचने से कुछ लेना देना था, लेकिन शुरुआती फेज और मध्य फेज में बहुत कम अंतर था। इससे ताकत में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती थी। टकला प्रशिक्षक के पास मानव मास्टर का साधना स्तर था, लेकिन आदर्श को देखकर उसे कोई सुराग नहीं था। दूसरा तीर, ये अभी भी आसान है। लोगों के दिल कांप उठे। आदर्श की ताकत ने उनके बीच एक खाई पैदा कर दी थी, 18 गालियों जितनी चौड़ी। आदर्श ने अपने होंठ चाटे और बहुत खुश हुआ। ये 1000 ड्रैगन स्केल रन वाकई आसानी से मिल जाते। आदर्श ने लापरवाही से अपनी कलाइयां रगड़ी। वो नीचे झुका और तीसरे आदिम तीर को छुआ। उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया और वो ये सब एक ही बार में कर रहे थे। दोबारा एक स्पष्ट चीख के साथ आदर्श के हाथों ने स्थिरता से आदिम तीर को ऊपर उठा लिया। अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करके वो अभी भी उस बेसुरी फीलिंग को महसूस कर सकता था। फिर भी इससे आदर्श की विस्फोटक शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। तीसरा तीर अंदर। एक चीख के साथ आदर्श की रगों में खून खौल उठा। आदिम जड़ी बूटी की ऊर्जा किसी फटते ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। इस समय आदर्श को अपनी ऊर्जा चरम पर पहुंचती हुई महसूस हुई। वो उसे बाहर निकालने के लिए बेताब था।
अपने हाथों में आदिम बाण लेकर उसने अपने पूरे शरीर की शक्ति आदिम बाण में डाल दी और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। डैंग! इस कोलाहलपूर्ण ध्वनि ने आकाश को फाड़ डाला। यहां तक कि बैंगनी टंगस्टन की दीवार भी थोड़ी सी कांप उठी। ये तीसरा आदिम तीर दीवार में जोर से ठोका गया था। तीर की पूंछ इतनी तेजी से हिल रही थी कि उसकी परछाइयां बन रही थीं। ये तीर 4 फीट से भी अधिक गहराई में चला गया। पिछले 2 तीरों की तुलना में ये 2 गुना अधिक शक्तिशाली था। आसपास के युवक अचंभित थे। ये कैसी ताकत है? ऐसा कैसे हो सकता है? आदर्श, जो उनके सामने था, एक इंसान जैसा वीरान जानवर था। अभय स्तब्ध था। उसके दिल में जो उदात्त भावनाएं पहले उमड़ रही थीं, वे गायब हो गई थी। जीत के समय उसने जो मर्दाना घोषणा की थी, वो अब मजाक बन गई थी। आदर्श ने जड़ी बूटियां नहीं चुनी। क्या सिर्फ जड़ी बूटियां चुनकर कोई इतना सुधार कर सकता है? इस समूह में कुछ लोग मेटल गढ़ते थे, जबकि कुछ अन्य लोग अभ्यास के साथी थे। उन्होंने एक कठिन महीना बिताया। वे या तो बार बार हथौड़ा चलाने से मांसपेशियों में दर्द से पीड़ित थे, जिसके रिजल्ट में उनकी हथेलियों पर छाले और खून आ गया, या जो अभ्यास के साथी थे उन्हें बुरी तरह पीटा गया। कुछ दवा लगाने के बाद उन्हें फिर से पिटाई के लिए खड़ा होना पड़ा। अपनी कड़ी मेहनत से वे कुछ ड्रैगन स्केल रन बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने इनका यूज 10,000 पैगोडा में अवशेषों और अमृतों के बदले में किया। ये कहना जरूरी है कि वैभव दिव्यनगर के अवशेष और अमृत उनके घर में खाए गए अवशेषों और अमृतों से कहीं बेहतर थे। उनकी प्रोग्रेस स्पष्ट थी, लेकिन आदर्श की तुलना में ये पूरी तरह से निम्न थी। तुलना करना एक यातना थी। तुलना करने पर कचरा निकलता था। कैसे? तुम्हारी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? ये कैसे मुमकिन है? अभय को यकीन ही नहीं हो रहा था। पिछले 1 महीने में उसने जरा भी ढिलाई नहीं बरती थी, फिर भी उसकी तुलना आदर्श से नहीं हो सकती थी, जो पहाड़ों पर जड़ी बूटियां चुनने जाता था। आदर्श मुस्कुराया। क्या इस पिछले महीने में हर सेकंड मायने नहीं रखता था? जड़ी बूटियां चुनने के अलावा वो रोजाना फ्लोइंग मरकरी गाउन में 200 कड़ाहियां भी पहनते थे। वो जड़ी बूटियों के पहाड़ पर चढ़ते उतरते थे, अपनी ताकत और चाल का अभ्यास करते थे। रात को लौटकर वो सुबह तक ध्यान करता रहता। वो कभी सोने के लिए बिस्तर पर नहीं लेटा था। वैभव दिव्यनगर में नींद बहुत ज्यादा थी। उसकी जगह ध्यान लगाकर वो आराम करते हुए भी धीरे धीरे अपनी साधना का स्तर बढ़ा सकता था। और आदिम जड़ी बूटी पर कब्जा करने के लिए आदर्श को अपनी सारी ट्रिकें लगानी पड़ी और उसे बहुत बड़ा खतरा सहना पड़ा। अत्यधिक खतरे और अलग अलग कठिनाइयों के बीच उसने हजारों में एक बार मिलने वाले उस मौके को भुनाया और उस अवसर को हासिल किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या इसकी तुलना केवल हथौड़ा चलाने या युद्ध करते समय मार खाने से की जा सकती है? बेशक, आदर्श ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराया और अभय से कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि आदर्श ने लोगों की भूख बढ़ाने के लिए अपने शब्दों को धीरे धीरे बोला और अंत में 3 शब्द कहे, शुभकामनाएं। अभय को क्रोध के कारण लगभग खून की उल्टी आ गई। उसे लगा कि आदर्श उसे चढ़ा रहा है। इस पूरे महीने की उनकी मेहनत आदर्श के सौभाग्य के जिक्र ने चौपट कर दी थी। अभय सचमुच गुस्से में था। उसने अपने और आदर्श के बीच ताकत के अंतर को इग्नोर करते हुए साफ कहा, मुझे इग्नोर करना बंद करो। सौभाग्य से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो बस जड़ी बूटियां तोड़ रही थी। ये तो महिलाओं का काम है। सारा दिन यूं ही काम करके तुम ताकत कैसे बढ़ा सकती हो? यह साधना का स्तर कैसे बढ़ा सकती हो? तुमने क्या? इससे पहले कि अभय ने अपनी बात पूरी की, काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह अचानक स्कूल के मैदान के किनारे से चला आया। इन लोगों ने अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। उनमें एक रहस्यमयी सा एहसास था। उनके बेपरवाह कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन उनके पैरों के बीच की जगह सिकुड़ती हुई लग रही थी। कुछ ही कदमों में वे स्कूल के मैदान के बीचों बीच पहुंच गए थे। उनमें जड़ी बूटी चुनने वाले दफ्तर की राय भी थी। वो प्रभावशाली ढंग से इन लोगों के पीछे पीछे चल रही थी। राय, जो कभी किसी का सम्मान नहीं करती थी, अब सम्मान करने लगी थी। जाहिर है, उनके सामने खड़े ये लोग इंपॉर्टेंट थे। इन आदमियों को देखकर प्रशिक्षक केदार भी गंभीर हो गए। उनकी पीठ के पीछे बंधी भुजाएं अब नीचे लटक गईं। प्रभु कानून प्रवर्तक, टकला प्रशिक्षक ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। वैभव दिव्यनगर में उसका स्थान इन लोगों से कमतर था। कानून प्रवर्तक? वहां मौजूद युवा हैरान थे। कानून लागू करने वाले का क्या पद है? यद्यपि वे काले वस्त्र पहने इन लोगों के साधना स्तर को नहीं जानते थे, फिर भी वे उनकी आभा से दमनकारी भावना महसूस कर सकते थे। और प्रशिक्षक केदार के रवैया से स्पष्ट रूप से पता चला कि ये कानून प्रवर्तक इंपॉर्टेंट लोग थे। कई युवक तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। टकला प्रशिक्षक भी उलझन में था। केंद्रीय दिव्य मीनार से कानून प्रवर्तक एक भर्ती स्कूल के मैदान में क्यों आए? काले लबादे वाले आदमियों का लीडर, एक अधेड़ उम्र का आदमी, अपना चेहरा उतारकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा दिखा। उसके चेहरे पर 3 समानांतर रेखाएं थीं जो एक आश्चर्यजनक निशान बना रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी बेजुबान जानवर के पंजों ने उसे खरोंच दिया हो। उनकी नजर युवाओं की भीड़ पर पड़ी और उन्होंने शांति से पूछा, आदर्श कौन है?